अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, लखनऊ शहर में आपकी अदालत के स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी मेहमान है एक ऐसी नेता जिन्होंने अपने वाक चातुर्य से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से राजनीति के मुश्किल हालात में अपनी जगह बनाई और आजकल अमेठी में धूम मचाई हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी है। प्लीज वेलकम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ये आपका जोश, आपका उत्साह इसी तरह बना रहे। हम ये शो शुरुआत करते हैं, इल्जामात और सवालत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक नजर डालेंगे स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर पर। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी हिंदुस्तान के घर घर में जाना माना नाम है। राजनीति में कदम रखने से पहले स्मृति ईरानी टीवी की बड़ी स्टार रही। सीरियल सास भी कभी बहू की आदर्श बहू तुलसी के रूप में उनका रोल आज तक लोगों की स्मृति में है। एक्टिव पॉलिटिक्स में स्मृति ईरानी की एंट्री साल 2004 में हुई, जब वो चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ी। स्मृति ईरानी 2011 में पहली बार गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनी और 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनी। कि हिंदुस्तान भले ही आजाद हो गया हो, यह अमेठी की आजादी की जंग है। अपनी दमदार दलीलों और स्पीच के लिए मशहूर स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के सबसे बड़े चैलेंजर के तौर पर देखा जाता है। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी और राहुल गांधी के जीत के मार्जिन को काफी कम कर दिया। उसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी की जनता से जुड़े रहने और उनके लिए काम करने का दावा करती रही हैं। 2019 में एक बार फिर स्मृति ईरानी राहुल गांधी को जोरदार टक्कर दे रही हैं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को भी स्मृति ईरानी इफेक्ट माना जा रहा है। आपकी अदालत में स्मृति ईरानी खुद बताएंगी कि क्या इस बार भी वो राहुल गांधी का खेल खराब करने के इरादे से अमेठी में उतरी हैं या वाकई उनके दावे में दम है। तो आइए आज का ये खास मुकदमा शुरू करते हैं स्मृति ईरानी के साथ। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्मृति ईरानी पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि इन्होंने राहुल गांधी को परेशान किया हुआ है। अब स्मृति जी, राहुल गांधी बड़े आराम से अमेठी आते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे, क्यों पीछे पड़े आप उनके? देखिए, लोकतंत्र नामदारों के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया गया कि कोई युवराज ऐश फरमाए। ये लोकतंत्र बना इसलिए ताकि जो गरीब है, जो मजलूम है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उन परिवारों में एक व्यक्ति चुनकर आए और उनकी सेवा करे। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम सेवा देना है। हम जनता के सेवक हैं, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये खुशफहमी है कि वो अमेठी के राजा हैं, युवराज हैं, और अगर वो काम ना करे तो जनता उन्हें फिर भी सर आंखों पर रखेगी। लेकिन इस बार जनता ने तय कर दिया है कि पलकों पर बिठाकर रखा था, अब जमीन पर उतारने का वक्त आया है। स्मृति जी, अमेठी में हमेशा युवराज होते हैं, राजा होते हैं, रानी होती है, ये ईरानी कहां से आ गई बीच में? रजत जी, राजा रानियों का दौर अब रहा नहीं। अब दौर है मजदूरों का, किसानों का। अब दौर है उनका जो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, जिनके कंधों पर ये लोकतंत्र आज भी खड़ा है, मजबूत है। तो राजा रानी अगर चाहें तो आराम कर सकते हैं,
लेकिन अमेठी एक कामदार चाहता है। ये तो उनके परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इसमें कैसे? अब राजीव गांधी यहाँ से जीते, संजय गांधी यहाँ से नहीं, परिवार जीते। की कैसे हो गई? ये किसी की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है। उसी तरह अमेठी जितना किसी एक व्यक्ति का उतना ही आपका, उतना ही मेरा, उतना ही इन सब का। ये देश किसी की जागीर नहीं है, हम सबका है। लेकिन आपका कैसे हो गया? आप बार बार आती हैं, जितनी बार राहुल गांधी जाते हैं उससे ज्यादा बार आप चली जाती हैं अमेठी, किस लिए? अगर मैंने 5 साल पहले अमेठी को वचन दिया कि मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगी, अगर मैंने अमेठी को 5 साल पहले वचन दिया कि मैं हर दुख में साथ रहूंगी, हर संग्राम में, संघर्ष में साथ रहूंगी, तो मैंने 5 वर्ष में अपनी जबान रखी, अमेठी को जो वचन दिया उस वचन को पूरा किया। अब राहुल गांधी ने भी बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन आपके चक्कर में वायनाड चले गए इलेक्शन लड़ने। देखिए, अगर वो कहते हैं कि अमेठी उनका परिवार है तो कोई सहूलियत के लिए अपने परिवार को त्यागता नहीं। अगर वो कहते हैं अमेठी उनका घर है तो घर छोड़ता है कोई बेटा? लेकिन अब सुना है कि टक्कर प्रियंका गांधी से है, वो बहुत मेहनत कर रही है अमेठी में आके। अच्छा है, जिन लोगों को मेरा नाम 5 साल पहले पता नहीं था, आज हर दिन मेरा नाम लेते हैं। नामदारों की जुबान पर मजदूरों का, कामदारों का नाम आना, यही तो लोकतंत्र की जीत है। देखिए, उन्होंने तो कहा कि आपने अमेठी के लोगों को जूते दिए, उनकी तस्वीरें खिंचा दी, आपने तो अमेठी के लोगों को एक तरह से भिखमंगा बना दिया। मुझे इस बात का दुख है कि मनोहर पर्रिकर पर बार बार गांधी परिवार ने कटाक्ष किया। 2014 के चुनाव में स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जब आए अमेठी, तो अमेठी में बदहाली को देखकर उनका दिल दहल गया था और उन्होंने तभी निश्चय किया था कि जितनी उनमें संभवतः शक्ति है उतना वो जनता का वहाँ पर काम करेंगे। 2014 के चुनाव के बाद मानवता का प्रमाण देते हुए मनोहर पर्रिकर ने वहाँ काम किया। अब मुझे लगता था कि सिर्फ राहुल गांधी के पास जानकारी का अभाव रहता है, ये नहीं पता था कि खानदानी एक प्रॉब्लम है। अब समझ में आया कि प्रियंका जी को भी नहीं पता था कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने वहाँ पर लोगों को सेवा दी। अगर वहाँ लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, तो ये उनकी मदद करना गांधी परिवार को क्यों खलता है? अगर कोई गरीब का बच्चा चप्पल पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो दुख गांधी परिवार को क्यों होता है? आपत्ति इस बात पे भी है कि आपने 10,000 साड़ियाँ भेजी। आपत्ति इस बात की नहीं कि वहां पर लोग आज भी गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। आपत्ति इस बात की नहीं श्रीमती वाड्रा को कि वहां पर किसानों की जमीन स्वयं उनकी फाउंडेशन ने कब्जा कर रखी है। आपत्ति इस बात की नहीं कि आज जब उस गांव में आग लगती है तो सांसद लापता है। आपत्ति इस बात की नहीं उनको कि वहां पर सड़कें नहीं, गड्ढे हैं। आपत्ति इस बात की नहीं कि 15 साल में रजत जी 5,475 दिन होते हैं। अमेठी के किस किस व्यक्ति के वो दिन वापस करेंगे राहुल गांधी? अमेठी के किस किस व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे? 15 साल का कर्ज है उनके माथे पर। इसीलिए तो डर के मारे आज अमेठी के एक चौराहे पर बिना किसी गार्ड के वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन स्मृति जी, उनका कहना है कि वोट जीतने के लिए आपने बहुत सारे काम किए। अमेठी के 20,000 लोगों को आपने कुंभ के यात्रा करा दी, मेले में भेज दिया। जो हिंदू संस्कार जानता है वो समझता है कि कुंभ का स्नान नेता नहीं कराते, परिजन कराते हैं, बेटे और बेटियां कराते हैं। और अगर मुझे दीदी कहा है और मैंने किसी गरीब की मदद की कि वो जाकर स्नान करे कुंभ का, तो ये उनको क्यों खलता है जो सिर्फ राजनीति के लिए जनेऊ पहनते हैं? उन्होंने भी किया, उन्होंने 50,000 केले के पौधे भिजवाए हैं अमेठी के लोगों को। जी नहीं, पहले तो उन्हें इस बात का दुख हुआ कि अमेठी के किसान को विधिवत सर्टिफाइड सीड्स मुहैया कराए जा रहे थे। प्रतिद्वंदी की भावना से वो विदेशी केले लेकर आए और तब मैंने आग्रह किया कि केला तो कम से कम देसी दे दो। लेकिन उसके बाद जो विदेशी केला था वो भी चंपत हो गया और देसी मदद भी नहीं की। आप तो उनको कुछ करने ही नहीं दे रही हैं। अरे रजत जी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा राजनीति में। देखिए, जो व्यक्ति 50 साल की उम्र का है, यहाँ पर पता नहीं कितने हैं, लेकिन यहाँ हम नौजवान बहुत बड़ी संख्या में हैं। नहीं, कुछ बुजुर्ग भी होंगे।
हम लोग सिर्फ, मुझे याद है, स्कूल की उम्र तक ही अपनी मम्मी को साथ लेके जाते थे। बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, वो शायद 5वीं 6ठी कक्षा के बाद स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने नहीं आते थे। ये अजीब एक कैंडिडेट है जो सांसद है तब भी लापता है, प्रत्याशी है तब भी लापता है, और जब वक्त टेस्ट का आया है तो कैंडिडेट स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपना एग्जाम देने भी नहीं आता है, किसी और को भेजता है। और आपको लगता है अमेठी की जनता ऐसे लापता व्यक्ति से अपेक्षा करेगी विकास की, जो वोट मांगने तक ना आए? अब जनता से पूछते हैं, अमेठी के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो लखनऊ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मेरा ये सवाल ये है, अभी जैसा आपने फरमाया कि कैंडिडेट लापता, तो राहुल जी के लिए आप ये कह दिए कि वो लापता रहते हैं लेकिन फिर भी वो बार बार जीतते हैं, तो ऐसा क्यों है? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि आप इंटर हैं या बीए हैं, जो क्वालिफ़िकेशन के ऊपर अक्सर ये सवाल होते हैं, लेकिन क्या यही वजह है कि एचआरडी मिनिस्ट्री से डिमोट होकर आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आ गई? पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगी साहब कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देश की 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्री है जी, एग्रीकल्चर के बाद। लोगों को नौकरियां देने कब से छोटा काम हो गया साहब? अगर लोगों को नौकरी देना डिमोशन है, अगर किसी के घर में बरकत करना डिमोशन है, अगर किसी महिला के हाथ में सालाना और मंथली सैलरी दिलवाना डिमोशन है, किसी के बच्चों को 2 वक्त की रोटी दिलाना डिमोशन है, तो ऐसी डिमोशन साहब सराखों पर कम से कम किसी घर में मेरी वजह से रोटी तो जाती है। और जहाँ तक बात हुई कि वो क्यों जीतते आए हैं, कैनेडी का एक बहुत मशहूर कोट है, आई एम नॉट हियर टू फिक्स द ब्लेम फॉर द पास्ट, आई एम हियर टू फिक्स द कॉज फॉर द फ्यूचर। इतिहास में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा ना करके अमेठी के भविष्य की कल्पना और उस भविष्य को साकार करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। स्मृति जी, राहुल जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहन प्रियंका हैं, उनके साथ उनकी माँ सोनिया हैं और रॉबर्ट वड्रा हैं। आप अकेली कैसे पार पाएंगी इन सब लोगों से? किसी भी साधारण हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए। हम सब जो साधारण परिवारों से रहे हैं, उन्होंने बड़े घर के बेटों को बहुत देखा है। और फर्क इतना है साधारण परिवारों में और बड़े घर के बेटों में कि हम मेहनत करके एक मुकाम पाते हैं, वो सोने के चम्मच के साथ मुंह में लेकर पैदा होते हैं। वो चाहे जीजा जी का झुंझुना क्यों ना हो, हम क्योंकि बिना किसी के सहारे के यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए हमें आज भी बस बड़ों के आशीर्वाद की कामना रहती है और किसी और चीज़ की कामना नहीं रहती। और रजत जी, अमेठी की जनता मेरे साथ है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? जीजा जी तो देखे जाएंगे। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये वोटों के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। स्मृति जी, शिकायत ये है कि आपने अमेठी में जो सर्जिकल स्ट्राइक के पराक्रम पर फिल्म बनी है उरी, वो लोगों को दिखाई जगह जगह जा करके? रजत जी, पहली बात तो ये कि जब ये फिल्म दिखाई गई तब कोई चुनाव नहीं था। फिल्म दिखाने की नौबत क्यों आई? फिल्म दिखाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि जो अपने आप को नामदार कहते हैं अमेठी का, वो युवराज जो लापता है, उसके राज में अमेठी में एक मूवी थिएटर तक नहीं बना है। अमेठी में आप कह रहे हैं कि कोई थिएटर नहीं? मैं आज सभी को यहाँ पर, वो साहब जो अमेठी से बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर आप अमेठी गए हैं कभी, कोई भी जाकर देख सकता है, वहाँ एक मूवी हॉल नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म बनती है जो बहुत उम्दा है, अगर अमेठी के नौजवान देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास
इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लखनऊ आए और फिल्म देखें, इतना पैसा नहीं है जेब में। तो क्या है, दीदी का फर्ज नहीं बनता कि वो उनको फिल्म दिखाए? फिल्म दिखाने से शिकायत नहीं है, शिकायत ये है कि आपने लोगों में जोश भरा और उसके बाद में अच्छा, जब ये शिकायत इस बात की नहीं है कि कोई मूवी थिएटर नहीं बना पाए ये खानदान अमेठी में 50 सालों में। हाँ, लेकिन अब चुनाव का मौका है, आपने लोगों में जोश भरा है। चुनाव के वक्त नहीं दिखाए। अब एयर मैं स्ट्राइक की रजत जी, बात, आपने जितने इल्जाम दिए ना, आप उन इल्जामों को पढ़ के देखिए। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे स्मृति ईरानी ने फिल्म दिखा दी। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे स्मृति ईरानी ने गरीब की मदद करवा दी। कांग्रेस की दिक्कत है, अरे अमेठी में काम क्यों कर दिया। मतलब दिक्कत यह है कि लोगों की मदद हो गई या लोगों ने फिल्म देख ली। दिक्कत ये नहीं है कि अमेठी में इन्होंने 15 साल से विकास नहीं किया। इल्जाम ये भी है कि आप तो कह देती हैं अमेठी के लोगों को ये राहुल गांधी वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, ये अब देश को राहुल बांटने- गांधी स्वेच्छा से जेएनयू गए। राहुल गांधी ने स्वेच्छा से कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इल्जाम फिर स्मृति ईरानी पर क्यों? अगर उनके पास संस्कार नहीं है तो ये मुझ पर इल्जाम क्यों? आपने ये भी इल्जाम लगाया कि वो आज यहां पर पूछ लीजिए, जनता है, मैं जानती नहीं हूं किसी को यहां पर। क्या जनता किसी सांसद को वोट इसलिए देती है ताकि वो संविधान की कसम खाए और फिर जाकर भारत तेरे टुकड़े होने की बात करे? क्या जनता सांसद को इसलिए वोट देती है ताकि उसकी पार्टी सेना के प्रमुख को गुंडा कहे? तो अब इस जनता से ही पूछ लेते हैं। एयर स्ट्राइक सेना ने की थी, सेना के जवानों ने की थी, फिर चुनाव में बीजेपी को क्यों क्रेडिट लेने की जरूरत पड़ गई है? सैनिकों को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा? इससे पहले कारगिल युद्ध वाजपेयी जी के समय में हुआ था और उस समय इसका प्रचार इतना नहीं किया गया था। सबसे पहली बात ये, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि वायुसेना में या फिर भारतीय थल सेना में या जल सेना में इस बात का साहस आया है कि वो दुश्मन के घर में घुसकर मारे? नहीं। पहली बार ऐसा नेता मिला है जो नेतृत्व करके अगर वायुसेना ये निर्णय लेती है कि हमें दुश्मन के घर में घुसकर मारना है तो वो नेता कंधे से कंधा मिलाकर उस सेना के साथ खड़ा रहता है। ये फर्क है। और मैं इस फर्क को प्रमाणित इस बात से करना चाहूंगी, 26/11 का जब आतंकी हमला हुआ मुंबई में, आपने सेना के कई प्रतिनिधियों को सुना होगा हर चैनल पर। उन्होंने कहा तब की सरकार को हमने कहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का ये वक्त है, हम में क्षमता है, हमें दुश्मन के घर में घुसकर मारने की अनुमति दें। लेकिन तब की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारी सेना को ये अनुमति नहीं दी। आज सवाल ये उठता है कि जब सेना के पास वो साहस था, सेना के पास वो काबिलियत थी, तो ऐसी क्या विवशता थी कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने 26/11 के वक्त जो खून बहा हिंदुस्तानियों का सड़कों पर, उस खून का बदला लेने से इनकार कर दिया? सवाल ये उठता है। दूसरी बात, अगर मेरी सेना, और मैं मेरी सेना इसलिए नहीं कहती कि मंत्री हूं, हिंदुस्तानी हूं इसलिए अपनी सेना पर गौरव करती हूं। अगर मेरी सेना दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी कैंपों को ढेर करती है तो क्या हर हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए? और अगर हिंदुस्तानी को मौका मिले उस गर्व को प्रदर्शित करने का, तो वो कौन है माई कलाल जो हिंदुस्तानी को मना करे अपनी सेना पर गर्व करने के लिए? आप सेना पे गर्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके गुरु माने जाते हैं सैम पिट्रोडा। उन्होंने कहा कि जी भाई साहब, गुरु ऐसे हैं इसलिए तो चेले का यह हाल है। गुरुजी ने कहा कि ये बताइए वाकई में हमला हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। कोई सबूत है इस बात का कि वाकई गुरुजी में हिम्मत है तो यहां खड़े होकर दिखाए, यहीं पे जवाब मिल जाएगा। मैं सच कहती हूँ रजत जी, राहुल गांधी की गुरु ने जो बातें कही, हाँ लोग मरते रहते हैं। राहुल गांधी के गुरु ने यह कहा कि हाँ कुछ हिंदुस्तानी मरते हैं, उसमें इतना उत्तेजित होने की क्या बात है। और मात्र ये नहीं कहा, राहुल गांधी के तो एक नेता ने यह भी पाकिस्तान में जाकर कहा कि जी मदद कीजिए, हमारी मोदी को हटाइए। इस प्रकार की राजनीति भारत के इतिहास में कभी किसी ने देखी कि कांग्रेस पार्टी इतना अपने आप को मजबूर समझे
कि दुश्मन से जाकर मां बोले कि कृपा करो और हमें मोदी से छुटकारा दिलाओ। नहीं, लेकिन जो बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो कहा था पुलवामा में जो हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग था। जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खुद भारत के टुकड़े होने की बात करे तो चेले चपाटे इस प्रकार की बातें तो करेंगे ही। और अब उनको इस बात की प्रॉब्लम है कि मसूद अजहर पर जो यूनाइटेड नेशंस का फैसला है ये चुनाव के वक्त मुझे लगता है राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार इस बात से प्रदर्शित होता है कि रजत जी 7 दिन हो चुके हैं, पीसी चाको ने यासीन मलिक को महिमा मंडित किया। यासीन मलिक कौन? जिसने वायुसेना के ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा। यासीन मलिक कौन? जिसने कश्मीरी पंडितों का खून बहाया कश्मीर की सड़कों पर। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए पीसी चाको के माध्यम से यासीन मलिक को महिमा मंडित करना, क्या ये ठीक है? बाकी सारी बातें छोड़िए, 7 दिन हो गए और राहुल गांधी ने आज तक चुप्पी साधी रही। तो राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं जो कश्मीरी पंडितों का खून बहाते हैं, जो वायुसेना के अफसरों को मौत के घाट उतारते हैं। उस राहुल गांधी से और उसकी पार्टी से मैं राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा करूं? ये संभव ही नहीं था। मैंने एक इंटरव्यू देखा राहुल गांधी का जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रभक्ति, ये जो देश प्रेम, ये जो सुरक्षा है, ये कोई इशू नहीं है इलेक्शन में। उनके लिए नहीं है। खालिस हिंदुस्तानी खून दौड़ता उनकी रगों में तो होता। माफी चाहती हूं, मैं कह रही हूं, लेकिन बाटला हाउस के एनकाउंटर में आतंकवादियों के लिए आंसू बहता है और हिंदुस्तान की सेना पर, हिंदुस्तानी के राष्ट्रवाद पर कलंक लगता है और प्रश्न चिन्ह लगता है। ये राहुल गांधी की सोच है, ये उनका संस्कार है और अपेक्षा की जाती है कि जब वो अपने संस्कार का प्रदर्शन करे तो हिंदुस्तानी उत्तेजित ना हो। मुझे कारण बताइए, बाटला हाउस एनकाउंटर में एक शहीद होता है अफसर, उसके लिए आंसू नहीं बहाता कोई कांग्रेस का नेता, आतंकवादी के लिए आंसू बहाता है। मसूद अजहर को जी कहा जाता है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू देखा, अखबार में छपा हुआ, वो कह रहे हैं कि हमारे वक्त में भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ऐसा है रजत जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो 10 साल बोला नहीं, मोदी का जलवा देखिए, अब वो व्यक्ति बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने 26/11 का बदला नहीं लिया सेना के कहने के बावजूद, उस व्यक्ति में इतनी संभवतः ताकत या क्षमता थी नहीं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करे। और सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस ने इतने हास्यास्पद तरीके से इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं जैसे चना कोई बेचता हो, वैसे कांग्रेस की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक की बेचते हैं। कुछ कहते हैं 6, कुछ कहते हैं 13, कुछ कहते हैं 26। टॉस करके पहले देख लें कि झूठ कौन सा बोलना है। मेरी मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। अब ये बातें जो राहुल गांधी रोज कहते हैं, आपको बताता हूं, वो कहते हैं कि वादा किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया। रजत जी, राहुल गांधी को शायद इस बात का इल्म नहीं कि अमेठी में 15 साल में वो जो ना कर पाए वो मोदी ने 5 साल में किया। अमेठी का पहला रोजगार मेला मोदी ने लगाया और 2800 लोगों को वहां पर खुद खड़े होकर हमने एक नौकरी दिलवाई। दुनिया तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, नाक के नीचे मोदी ने रोजगार मेला लगवाया, 2800 बच्चों को नौकरी दिलवाई। और जहां तक बात रही नौकरियों की, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा फर्म्स का डेटा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया और बतलाया कि कैसे करोड़ों लोगों को नौकरी मोदी ने दी। लेकिन राहुल गांधी को वो बात पचेगी नहीं। मुद्रा योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लोन लिया ताकि अपने दम पर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। लेकिन ये बात राहुल गांधी को पचेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा कि उनका संकल्प यह है कि मोदी की जो छवि है
उन्हें बस मोदी की छवि पर प्रहार करना है। हाल ही में बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू दिया जिसने सोच समझकर उतना ही पूछा जितना वो जानते थे। अदालत में आने की हिम्मत नहीं है। मैं पिछली बार भी आपकी अदालत में आई थी रजत जी, मैंने पिछली बार भी आपसे आग्रह किया था कि राहुल गांधी को अगर परखना हो एक बार, खुले मन से अदालत में बुला लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी का वक्तव्य ये है, और मैं चाहती हूं जनता सुने, राहुल गांधी का वक्तव्य ये है कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा मोदी की सबसे बड़ी ताकत उसकी छवि है। राहुल गांधी का वक्तव्य यह है कि मैंने उस दिन तय कर लिया था कि बस हर रोज मैं मोदी की छवि को दागदार करूंगा। मैं जनता से आग्रह करना चाहती हूं, राहुल गांधी राजनीति में इसलिए नहीं है ताकि वो देश में योगदान दे सके। राहुल गांधी के अपने शब्द हैं कि वो राजनीति में इसलिए हैं ताकि मोदी की छवि को खराब कर सके। तो जो शब्द बोला ना अभी किसी ने, एक फिल्म का डायलॉग था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैंने स्मृति जी उनको कई बार आपकी अदालत में आमंत्रित किया है, आज भी मैसेज भेजा है। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? मैं बता रही हूं नहीं आएंगे, क्योंकि दो कारण हैं। एक, आपको जनता के सामने सवाल जवाब करने हैं, और जनता को फेस करना देखिए, अब वो एक गेम चेंजर स्कीम लेकर के आए हैं, 72,000 रुपए। हाँ, मैं उसके बारे में ही बोलना चाहती हूँ। पता नहीं आपके चैनल ने चलाया कि नहीं चलाया। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि हमने 70 साल अन्याय किया है, क्योंकि कहते हैं अब न्याय होगा, अब वो न्याय देंगे। हाँ, मतलब राहुल गांधी ने ये कहा है कि मेरी दादी ने अन्याय किया, मेरे पिताजी ने अन्याय किया, मेरी पूरी पार्टी ने अन्याय किया, मैं न्याय करूंगा। मनमोहन सिंह ने भी अन्याय किया, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं सावधान करना चाहती हूँ जनता को, कई टीवी चैनल्स पर ये आ चुका है, आपके भी शायद आया होगा। उन्होंने फर्जी फॉर्म भरवाए लोगों से, गरीबों से, कहा अपनी बैंक की डिटेल दे दो, हम बाद में तुम्हें पैसा देंगे। बैंक की डिटेल गरीब ने जाकर वहां लिखी, और राहुल गांधी का चित्र है स्टेज पर उस फर्जी फॉर्म को पढ़ते हुए। ये वो व्यक्ति है जो इलेक्शन के वादे में भी फर्जीवाड़ करता है। सोचिए, सरकार तो आने वाली नहीं है, लेकिन वादों में भी जो झूठ करे, आप सोचिए उस पार्टी का, उस नेता का क्या हाल होगा। मतलब अब तो ये हाल है कि उनकी अपनी पार्टी कहती है हम वोट जीतने के लिए नहीं मांग रहे हैं, वोट काटने के लिए मांग रहे हैं। हाँ, ये तो उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने इंटरव्यू में कि हमारी पार्टी जहां जहां उत्तर प्रदेश में मजबूत है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं वो। आप उनकी, मैं इसलिए कह रही हूँ कंफ्यूज्ड हैं। एक दिन किसी जिले में जाते हैं तो अखिलेश को गाली बकते हैं, दूसरे दिन किसी और जिले में जाते हैं तो मायावती जी को गाली बकते हैं, तीसरे दिन कहते हैं हम सब मित्र हैं। कंफ्यूजन उनको है, जनता को नहीं है। स्मृति जी वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, ये सब मोदी से डरते हैं, सीबीआई से, ईडी से डरते हैं। मैं नहीं डरता किसी से, और मैं मोदी से नहीं डरता। इसीलिए वायनाड चले गए। मोदी तो छोड़िए, एक साधारण कार्यकर्ता के आने से वायनाड चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम लाए हैं, इस स्कीम के लिए स्कीम आई नहीं है रजत जी, जो उन्होंने अपनी प्लान पूरा बनाया है, बहुत सारे प्लान नहीं बनाया। क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है स्कीम का पैसा आएगा कहाँ, तो उनके गुरुजी जो हैं वो कहते हैं कि भाई मध्यम वर्गीय परिवारों पे हम 70% टैक्स बढ़ा देंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे फिर हैं राहुल गांधी कहते हैं एक सेकेंड, गुरुजी तो मध्यम वर्गीय परिवार पे टैक्स बढ़ाएंगे, मैं जितने उद्योगपति उनका पैसा लूट लूंगा। मतलब लूट के सिवा, चाहे तो वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या कोई निवेशक हो, उनके पास और कोई प्लान नहीं। नहीं, वो कह रहे थे कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब जो जीजा जी से तो पहले जमीन वापस करवा दें, बाकियों की बाद में देखी जाएगी। और एक बात वो बार बार कहते हैं कि अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने आपको पता है, अगर आप कांग्रेस, मैं बोलना नहीं चाहती, कांग्रेस पार्टी, एक सेकेंड, कांग्रेस पार्टी के नेता का एफिडेविट जाके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देख लो।
अनिल अंबानी की एक कंपनी में म्यूचुअल फंड का निवेश शायद उन्हीं के एक नेता का है। अनिल अंबानी का वकील उन्हीं का नेता है। अनिल अंबानी और अंबानी के जहाज में वो स्वयं ही घूमते हैं। और एक अंबानी भाई ने तो उन्हीं के मुंबई के अध्यक्ष के लिए वोट मांगा है। तो आप इल्जाम बीजेपी पे कैसे लगा सकते हैं? वकील अनिल अंबानी का कांग्रेसी, प्लेन राहुल गांधी के पार्टी वालों का अंबानी के यहां से आता है। तो फिर बीजेपी पे क्यों इल्जाम मढ़ते हैं? वो निवेश करते हैं उसकी कंपनी में, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अब ये तो सारी बातें वो अमेठी में खड़े होकर कहते हैं। अरे भाई साहब, अमेठी आते नहीं है, खड़े कहां से होके कहेंगे? आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोप है कि ये दूसरों के काम का क्रेडिट ले रही हैं। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे काम किए, लेकिन आप उसका श्रेय ले रही हैं। कौन सा काम? उन्होंने 15 साल से अमेठी के सांसद हैं, अपनी सारी सांसद निधि उन्होंने यहाँ अमेठी के लिए खर्च कर दी। आप अमेठी की जनता से पूछिए ना। 75 करोड़ मिला है 15 साल में। अमेठी की जनता से पूछिए। एक वीडियो क्लिप है, मेरी बात ना माने। अमेठी के बच्चे पूछ रहे थे राहुल गांधी से एक स्कूल में कि हमें कुछ कुछ विकास का कार्य चाहिए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मोदी की सरकार है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अमेठी में चाहिए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ योगी की सरकार है। और इसलिए आज अमेठी की जनता कह रही है कि अगर काम मोदी और योगी को ही करना है तो फिर वोट राहुल को क्यों दे? वो तो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन शिलान्यास उन्होंने मैं किया चाहती था। हूँ कि आप मेरा जवाब रजत जी यहाँ पे सारी दीवार पे छाप दीजिए। उनका बहुत बड़ा एक शिलान्यास शौक- उन्होंने नहीं, सुनिए, किया, हाँ, शिलान्यास क्रेडिट वाला आपने शौक ले है। लिया। उनका शिलान्यास वाला शौक है। मैं बता रही हूँ आपको, 1990 के दशक में, और जनता के लिए हास्यास्पद होगा, अमेठी का ये कड़वा सच है। 1990 के दशक में कैप्टन सतीश शर्मा बेचारे जाते हैं, एक पत्थर का शिलान्यास करते हैं, कहते हैं यहाँ बहुत बड़ी कोई कॉलेज या पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनेगी। जब राहुल गांधी बनते हैं सांसद, वही पत्थर छतों से उठाकर, जो एक ब्लॉक है वहां से उठाकर दूसरे ब्लॉक में ले आया जाता है। फिर उसका 2 बार शिलान्यास होता है। और जब मोदी प्रधानमंत्री बनता है, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री बनता है, तब उस पूरी यूनिवर्सिटी को बनाने का पैसा जाता है। शिलान्यास करे वो, फीता काटे वो, फोटो खींचे वो, काम करे मोदी। ये सच है अमेठी का। तो आप भी तो 5 साल आप राहुल गांधी से पूछिए अगर उनमें हिम्मत है। अमेठी का पहला पासपोर्ट सेंटर पता है आपने किससे बनाया? सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी ने। फीता काटने गए थे। अगर हिम्मत है उनमें और थोड़ी सी भी मानवता है ना, तो जाके वो फोटो अपलोड करके दिखा दे। आज अमेठी में 2 लाख परिवार ऐसे हैं, 2,80,000 से ज्यादा, जिन्हें जीवन में पहली बार शौचालय मिला है। रजत जी, आप 2,80,000 परिवारों में 2 व्यक्ति भी पकड़े, मैं कहती हूं 2 से ज्यादा मत पकड़िए, तो कितने हुए? 5,60,000 लोगों को जीवन में पहली बार। मैं भाइयों से इसलिए कह रही हूं, वहां पे आप सोच नहीं सकते, एक औरत को जब रात को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, एक लड़की के साथ क्या क्या होता है, कितनी सीटियां मारी जाती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। 5,60,000 लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिलना मोदी की वजह से। राहुल जी को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या बात करते हैं रजत जी? आप 5 साल से अमेठी जा रही हैं बार बार लोगों से मिलने, तो आपने क्या किया? अगर चलिए राहुल ने कुछ नहीं किया, मुझे मैं मान बड़ी लेता हूं। खुशी है कि मैं जीती नहीं, लेकिन अपेक्षा आपको मुझसे है। मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। पिपरी नाव का वहाँ पे गांव है, 55 साल से वहाँ की ज़मीन कट रही थी, गोमती नदी में बह रही थी। मैंने 5 साल पहले ये विषय उठाया था। उस गांव ने वोट का बहिष्कार किया था 14 में। गांव के लोगों ने कहा सॉरी दीदी, आपको भी नहीं देंगे, राहुल को भी नहीं देंगे, किसी ने काम नहीं किया। मैंने गांव को वचन दिया कि मैं लौटकर बांध बनवाऊंगी ताकि ज़मीन ना कटे। भला हो योगी का, वो जब मुख्यमंत्री बने सबसे पहले मैंने उन्हें दरखास्त दी, क्योंकि तब तक मेरी दरखास्त एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा रही थी। उन्होंने इन 2 सालों में 15 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर का वो बांध बनाया। सलोन में पॉलिटेक्निक, पहली बार अमेठी के इतिहास में सलोन में पॉलिटेक्निक आ रहा है सरकारी, वो इस नाचीज ने बनवाया। एक पावर प्लांट सलोन में आ रहा है, जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर आ रहा है, तिलोई में 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, पूरे संसदीय क्षेत्र में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र बन रहा है।
रजत जी, वहां पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, उसका शिलान्यास योगी ने किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, कलेक्टर का स्थायी ऑफिस नहीं बना पाए राहुल गांधी, और आज विकास की बातें करते हैं। पहला फर्टिलाइजर का रैक तब उतरा जब मोदी प्रधानमंत्री बने। लिस्ट बहुत लंबी है। अब एक काम करिए कि ऐसा भव्य ऑडिटोरियम बनवा दीजिए ताकि अगली बार आपकी अदालत में अमेठी में आपके साथ वहां पर रिकॉर्ड करूं। जनता को कहना चाहती हूं, रजत शर्मा कभी राजनीति नहीं करते, लेकिन आज प्रभु की वजह से उनके मुख से एक बात निकल गई। अपेक्षा मुझसे की कि मैं ऑडिटोरियम बनाऊं, सांसद बनने के बाद जरूर बनाऊं। आप बीजेपी की एक बड़ी कद्दावर महिला नेता हैं, मैं भी एक महिला एक्टिविस्ट हूँ, तो महिला से जुड़ा ये क्वेश्चन आपसे करूँगी मैं, एक सवाल कि एक बयान आया है प्रियंका गांधी जी का कि हमने कुछ अपने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स में वोट काटने का काम करेंगे। तो आपकी पार्टी को, बीजेपी को, या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके जो वोटिंग परसेंट्स हैं वो कुछ घटेंगे या कुछ नुकसान पहुंचेगा? और ये वही बात हो गई कि हम तो सनम नहीं, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। अब क्योंकि तहजीब का शहर है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि जिनके हाथों पर सांप लौटते हैं वो सनम ना ही हो तो अच्छा है। और जहां तक वोट काटने की बात है, आप सोचिए उनकी राजनीति अब ये हो गई है कि वो देश बनाने के लिए नहीं राजनीति करते, वोट काटने के लिए राजनीति करते हैं। और जो देश बनाना चाहता है वो मोदी के संग आएगा, कमल का बटन दबाएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन राहुल जी एक अकेले ऐसे नेता हैं इस देश में जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे से डरते हैं, मेरे सामने 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते। यहां पर जनता बैठी है, मैं क्या कहूं? क्या लगता है जनता जनार्दन को? राहुल गांधी के लिए उनकी राजनीति मोदी है और मोदी के लिए उनकी राष्ट्र नीति उनका देश है। तो राहुल गांधी जितना तवज्जो देना चाहे मोदी के ऊपर वो दें, उनका अधिकार है। मोदी जी की पूरी जीवन शैली, कार्यशैली वो राष्ट्र को बनाने के लिए समर्पित है। मोदी इसलिए काम नहीं करते कि कोई बड़ा दिखे, कोई छोटा दिखे। 2014 में मैं चुनाव नहीं जीती थी अमेठी का, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया, और इसलिए किया क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं उनके लिए काम करने के लिए जिन्होंने वोट किया, और उनके लिए भी जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि देश उनका भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है रजत जी, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी भले ही डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन शुक्र है भगवान का कि एक सज्जन तो हैं जो देश में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमने स्मृति ईरानी की बातें सुनी, उनके जवाब सुने, तरह तरह के इल्जाम उन पर लगाए गए, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि आज आपकी अदालत में जज आप हैं, जनता है। जो लोग स्मृति ईरानी की बातों पर यकीन करते हैं वो हाथ उठाकर ताली बजाकर बताएं आप उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का ये खास तो ये खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक अलग शहर में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।